नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड जी के हम पुलिस कांस्टेबल एंड लेखपाल पटवारी के लेकर आ रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें मैं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। आपका जो भी स्कोर बनता है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी है इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अल्मोड़ा के समीप स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसने करवाया था। देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटारमल देव। ठीक है, तो कटारमल देव ने अल्मोड़ा के जो समीप स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो कटारमल का सूर्य मंदिर हम कहते हैं कि अल्मोड़ा में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा हाँ, अगर मैं बताऊं तो अशांति देव के बारे में, तो अशांति देव ने अशांति देव वंश की स्थापना करी थी, जो कत्यूरी वंश की एक शाखा थी। ठीक है, और इनकी जो सर्वप्रथम राजधानी थी वो जोशीमठ में थी। ठीक है, जोशीमठ में थी, और उसके बाद इन्होंने जो अपनी राजधानी रणचूला कोट कत्यूरी घाटी में ले गए थे ये। ठीक है, तो इससे आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ हर किसी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सूर्य मंदिर है, जरा मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, उत्तरकाशी में मंजियाली का सूर्य मंदिर है। ठीक है, उत्तरकाशी में मंजियाली का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में मढ़ का सूर्य मंदिर है, मढ़ का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा मैं बताऊं तो टिहरी में पलेठी का सूर्य मंदिर है, पलेठी में सूर्य मंदिर है, जो कि हिंडोला खाल में है, देवप्रयाग से थोड़ा ही दूर पे है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत में खेती खान का सूर्य मंदिर है, चंपावत में खेती खान का सूर्य मंदिर है। तो अब आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो भी सूर्य मंदिर है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको, और आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए। सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शाह वंशों के शासकों का कालक्रम होगा, मतलब क्रोनोलॉजी बतानी है आपको कि किस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी होगी। तो देखिए, इनमें से जो सबसे पहले थे, ठीक है, तो सबसे पहले इनमें थे महिपत शाह। ठीक है, उसके बाद आते हैं फतेहपति शाह, उसके बाद आते हैं पृथ्वीपति शाह, और उसके बाद आते हैं ललित शाह। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्रम होना चाहिए 1 3 4 2। तो देखिए, आप देखेंगे 1 3 4 2, ये बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ललित शाह के बारे में बता दूं। तो जो ये ललित शाह थे, ललित शाह दीपचंद के समकालीन थे। ठीक है, दीपचंद के समकालीन थे, और दीपचंद के ये समकालीन थे। ठीक है, और दीपचंद के कोर्ट में कौन था, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी दीपचंद के कोर्ट में थे। ठीक है, हर्षदेव जोशी। ठीक है, इसके अलावा ललित शाह के टाइम पे ही बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था गढ़वाल और कुमाऊं की सेना के बीच में। ठीक है, तो बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था, बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1777 में। ठीक है, 1777 में। और ललित शाह के जो बेटे थे प्रद्युमन शाह, इन्होंने प्रद्युमन शाह को कहाँ भेजा था, कुमाऊं का राजा बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन राजाओं के बारे में जो ये यहाँ पे महिपति शाह, फतेहपति शाह, इन राजाओं के बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, श्याम शाह से जो इम्पोर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पे दिया गया है। श्याम शाह सबसे पहले जहांगीर का समकालीन था, और जहांगीर के अनुसार, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के इस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। तो श्याम शाह इसका आंसर हो जाएगा, श्याम शाह। ठीक है, थोड़ा सा अब हम और जो राजा यहाँ पे दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सो डेट आपको ये चीज़ें याद रहे। देखिए, हम महिपत शाह या महिपति शाह के बारे में पढ़ते हैं। तो महिपत शाह को गर्भभंजन की उपाधि दी गई थी, गर्भभंजन। ठीक है, गर्भभंजन यहाँ पे 9 है। ठीक है, गर्भभंजन। जबकि अगर मैं बात करूँ तो गर्भभंजक की उपाधि किसको थी, माधो सिंह भंडारी को। देखिए, इसके शासनकाल में 3 सेनापति थे, 3 सेनापति बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक तो माधो सिंह भंडारी थे, दूसरे थे लोधी रिखोला थे, उसके अलावा वनवाड़ी दास। ठीक है, वनवाड़ी दास, ये 3 सेनापति इसके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक की उपाधि दी, और जबकि महिपति शाह को गर्भभंजन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और महिपति शाह के, अगर मैं महिपति शाह के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो ये शाहजहाँ के समकालीन था। ठीक है, और महिपति शाह से एक क्वेश्चन और बनता है कि अजयपाल के बाद ये दूसरे ऐसे शासक थे जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया था, जिसने तिब्बत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसने
महिपति शाह के अजय पाल के बाद ये दूसरे शासक थे जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा महिपति शाह ने श्रीनगर में केशुराव मठ की स्थापना करी थी, केशुराई मठ की स्थापना करी थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको महिपति शाह से याद रखनी थी। इसके अलावा मैं बलभद्र शाह की बात करूं तो बलभद्र शाह से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाह की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम शासक थे। ठीक है, और शाह की उपाधि इनको किसने दी थी? बहलोल लोदी ने दी थी, जो लोदी वंश के भी संस्थापक रहे थे। इसके अलावा जो कवि देवराज थे, इनको भीमसेन की उपाधि दी है। इनको किसकी उपाधि दी है? भीमसेन की उपाधि दी। इसके अलावा जो बलभद्र शाह थे, इनका युद्ध हुआ था रुद्रचंद के साथ। इनका युद्ध हुआ था किसके साथ? रुद्रचंद के साथ। और इनके युद्ध को क्या कहा जाए? इन दोनों के युद्ध को क्या कहा जाता है? बधानगढ़ का युद्ध कहा जाता है। बधानगढ़ का युद्ध कहा जाता है। बधानगढ़ इसे ही ग्वालदम युद्ध कहा जाता है, जो कि 1581 में हुआ था। ये चीज़ें आपको बलभद्र शाह से याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं मान शाह की बात करूं तो मान शाह से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? देखिए, सबसे पहले जो मान शाह के जो राजकवि थे वो भरत कवि थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? भरत कवि था। और भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना करी थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानवोदय काव्य की रचना करी थी। इसके अलावा मान शाह के टाइम पे मान शाह का जो जिक्र है विलियम फिंच ने भी करा है। अपनी पुस्तक अर्ली ट्रैवल ऑफ इंडिया में मान शाह का जिक्र किसने करा है? विलियम फिंच ने करा है। इसके अलावा मान शाह का जो समकालीन था लक्ष्मीचंद था, और लक्ष्मीचंद ने इसके टाइम पे 8 बार आक्रमण किया था। किस पे? यहाँ गढ़वाल पे। और गढ़वाल पे 7वां टाइम तो ये हार गया था, बट लक्ष्मीचंद 8वें टाइम पे क्या हो गया था? जीत गया था। और गढ़वाल की सेना की तरफ से लड़ रहे थे खतर सिंह, और खतर सिंह को इन्होंने मार दिया था, और इस वजह से खतरवा त्यौहार कुमाऊं में मनाया जाता है। इसके अलावा जो मान शाह थे, मान शाह ने थोकदार नियुक्त किया था जीतू बगडुवाल को। ठीक है, जीतू बगडुवाल को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे आपका एक रिवीजन भी करा दिया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बल्कि क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, तो वो था कौन था? तो आपको बताना है कि ये कौन था। देखिए जो प्रथम चंद राजवंश का जो शासक था, जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, वो था यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद यहाँ पे लिखा है। और जो एक चीज़ आपको याद रखनी, ज्ञानचंद पहला शासक था जो दिल्ली गया था, और इसको गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तुगलक वंश के द्वारा। ठीक है, और कौन थे वो? फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी, तो गरुड़ ज्ञानचंद। इसके अलावा जो गरुड़ ज्ञानचंद थे, ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले थे। लगभग 45 साल तक इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था। गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रुद्रचंद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, रुद्रचंद पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। इन्होंने 4 काव्यों की रचना करी है, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो धर्म निर्णय, ठीक है, और एक है उषा रागोदया। ठीक है, ये उषा रागोदया पुस्तक वीडियो के पेपर में पूछी जा चुकी है कि उषा रागोदया किसने लिखी है? ये लिखी है रुद्रचंद ने। इसके अलावा धर्म निर्णय पुस्तक भी किसने लिखी है? रुद्रचंद ने लिखी है। अल्मोड़ा में मल्ला महल का जो निर्माण है वो भी रुद्रचंद ने किया है। और रुद्रपुर जो अभी का जो शहर है, ये भी रुद्रचंद ने ही क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको रुद्रचंद से याद रखनी है। इसके अलावा मैं भारती चंद की बात करूँ तो भारती चंद भी इम्पोर्टेंट चंद वंश का राजा है, जिसने डोटी पर आक्रमण किया था 12 वर्षों तक। ठीक है, 12 वर्षों तक। और जब ये अपने सैनिकों के साथ किया, तो इसके सैनिकों ने वहाँ की महिलाओं के साथ क्या किया दिया? संबंध बनाए, जिसकी वजह से वहाँ के जो उनके बच्चे पैदा हुए, उनको नायक कहा गया, मतलब नायक जाति की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और कटकाली, उनको कहा जाता था कटकाली, जिनके साथ इन्होंने संबंध बनाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और भारती चंद उसके बाद स्वतंत्र शासक बन गया। उसके बाद क्या बन गया? पहला स्वतंत्र शासक बन गया। अभी तक जो भी चंद शासक थे, वो सारे के सारे ड्यूटी के अंदर काम कर रहे थे, पर भारती चंद ने
उसके बाद क्या, पहला ऐसा शासक बन गया जो कि स्वतंत्र था। ठीक है, लक्ष्मीचंद के बारे में आपको बता चुका हूँ, 8 बार इसने आक्रमण किया और 7 बार तो हार गया था और 8वीं बार में जीत गया था। इसके अलावा लक्ष्मीचंद को लोखुली बिराली भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोखुली बिराली भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लोखुली बिराली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी ऐसी कुछ बातें थी जिसको आपको याद रखनी थी इन शासकों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हुई थी, आपको बताने कौन सी हुई थी, ये हुई थी 1816 में। ठीक है, तो 1816 में हुई थी। ठीक है, विलियम ट्रेल थे उस टाइम पे, ट्रेल इस टाइम पे कुमाऊं के कमिश्नर थे। ये सेकंड, देखिए ट्रेल सेकंड कुमाऊं कमिश्नर थे। 1816 में उन्होंने अल्मोड़ा कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित, हाँ तो 1816 में ही हुई थी और ये अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी वो 1821 में हुई थी और ये भी ट्रेल के समय में ही हुई थी 1821 में। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ से आप ये समझ पाए होंगे। अब है हमारे पास जो क्वेश्चन है, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो मैंने कल वाला जो सेट 3 वाला कराया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं रोत्यूड़ा। ठीक है, रोत्यूड़ा। ठीक है, तो ये रोत्यूड़ा कहा जाता है। ठीक है, इन्हें बनरौद, जो राजी जनजाति है इनको बनरौद भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादातर वन में रहते हैं, पहले रहते थे ज़्यादातर वन में, अब ये धीरे धीरे बाहर आने लगे और इनके जो निवास स्थान को रतियोड़ा कहा जाता है। देखिए, हमारे जो बेसिकली जो राजी जनजाति है वो पिथौरागढ़ और चंपावत में ही रहती है, ज़्यादातर ये पिथौरागढ़ में रहती है। उत्तराखंड में जो मेन जो जनजाति है उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है थारू जनजाति की, उसके बाद जौनसार जौनसारी। ठीक है, उसके बाद भूटिया आ गई। ठीक है, इसके बाद ये आपकी राजी जनजाति आ गई। ठीक है, इसके बाद ये आपकी क्या आ गई, राजी जनजाति। ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो उत्तराखंड में निवास करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, थारू जनजाति की है। ठीक है, जो उधम सिंह नगर और नैनीताल वाले इलाके में रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, जौनसारी जनजाति है, इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यांति 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 और रियांती महिलाओं को, देखिए जब उनकी शादी नहीं होती, शादी से पहले उनको ध्यांति कहा जाता है, जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद इनको रियांती कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और हारुल। ठीक है, हारुल इनका एक इम्पोर्टेंट मतलब टेम्पल है, प्लेस है जहाँ ये जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की। तो हर्षिल क्षेत्र में जो सेब की जो प्रजाति है विल्सन, उसको किसने विकसित किया था। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हर्षिल कहाँ है। देखिए, जो हर्षिल है ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा फ्रेडरिक विल्सन। देखिए, जो फ्रेडरिक विल्सन थे, ये फ्रेडरिक विल्सन वहाँ गए थे और इन्होंने क्या है, विल्सन सेब की जो प्रजाति थी उसको विकसित किया है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए जो उत्तरकाशी है, ठीक है, उत्तरकाशी में देखिए फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कसार देवी का मंदिर स्थित है। देखिए, कसार देवी का जो मंदिर स्थित है, कसार देवी का जो मंदिर है कश्यप चोटी पर स्थित है। ठीक है, तो कसार देवी का जो मंदिर है कश्यप चोटी पर स्थित है और कसार देवी का मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा है। ठीक है, कसार देवी का अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए, अल्मोड़ा में बहुत सारे मंदिर है और इसके अलावा अल्मोड़ा में द्वारहाट है। ठीक है, और द्वारहाट को कहा जाता है मंदिरों की नगरी। द्वारहाट को क्या कहा जाता है, द्वारहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा द्वारहाट में जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जागेश्वर मंदिर है। इसके अलावा गोलू देवता मंदिर है, गोलू देवता मंदिर है जिसे चितई गोलू देवता मंदिर कहते हैं। ठीक है, और गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्मोड़ा में हैं। ठीक है, तो आपको सब थोड़ा थोड़ा याद रखनी है। कटारमल का सूर्य मंदिर मैंने कहा है वो भी अल्मोड़ा में है। तो ये सारी चीज़ें अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। तो उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सेट हुआ था पर मैं आपको थोड़ा सा इसको और फिल्टर करके बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम कुमाऊँ पे जो गोरखा का आक्रमण हुआ था वो 1790 में हुआ था। ठीक है, बट
यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 1790 नहीं दिया गया है, पर 1791 दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जरा इस तरीके से होना चाहिए था कि गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। तो गढ़वाल पर प्रथम गोरखा जो आक्रमण हुआ था वो 1791 में हुआ था। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा जो और आक्रमण हुए थे, ठीक है, और जो आक्रमण हुए थे 1803 में आक्रमण हुआ था, ठीक है, बाड़ाहाट में, जो कि उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी का ही पुराना नाम है, बाड़ाहाट में युद्ध हुआ था। इसके अलावा जो तीसरा युद्ध हुआ था वो भी चूमा या चंबा में हुआ था, ठीक है, सॉरी, चंबा में हुआ था तीसरा युद्ध। और उसके बाद 1804 में 14 मई, आई थिंक 14 मई 1804 में, 1804 में क्या हुआ था, ये खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन पराजित हो गए थे, प्रद्युमन शाह, ठीक है। जो प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उस टाइम पे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है 1804 में, ठीक है। और उसके बाद गोरखाओं का शासन रहा, ठीक है, उसके बाद गोरखाओं का शासन रहा 1815 तक, ठीक है, 1815 तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अमोघ भूति शासक था, तो अमोघ भूति कहाँ का शासक था, मतलब किस वंश का शासक था। ये कुनिंद वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था, यहाँ पे ये कुषाण वंश होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। ये कुषाण वंश का शासक था या यूथेई वंश का शासक था। तो देखिए जो अमोघ भूति था, ये कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली राजा था कुनिंद वंश का, सबसे शक्तिशाली राजा था कुनिंद वंश का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुनिंद वंश 300 से 4 एडी तक थी, ठीक है, 300 से 4 ईसा पूर्व तक थी। और इसके अलावा मैं बताऊं, कुनिंद वंश की 2 मुद्राएं हैं, ठीक है। कुनिंद वंश की 2 मुद्राएं हैं। एक तो है खुद अमोघ भूति मुद्राएं और दूसरी है अल्मोड़ा मुद्राएं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुनिंद वंश की कितने प्रकार की मुद्राएं थी। तो कुनिंद वंश की 2 प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघ भूति मुद्राएं और अल्मोड़ा मुद्राएं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ थी, कालाकोट में, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी, कालाकोट में, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ, पाल वंश तो कहाँ का था, पाल वंश था ये बंगाल का था, ठीक है। कुषाण वंश आपको पता है, कुषाण वंश सेंट्रल एशिया से आए थे। और योथेय वंश, ये योथेय वंश भी ना कुषाण वंश के समकालीन ही माने जाते हैं, ठीक है। और योथेय वंश, जो योथेय वंश है, योथेय वंश में जो इम्पोर्टेंट है, योथेय वंश में जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ के एक राजा थे योथेय वंश के, सीलवर्मन, ठीक है, सीलवर्मन, ठीक है। और इन सीलवर्मन ने एक चीज़ का निर्माण किया था, वो था बाढ़ वाला यज्ञ वेदी का निर्माण किया था, ठीक है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदी का इन्होंने निर्माण किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो अमोघ भूति के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइम पे पूरे हो चुके हैं। तो आई होप जो भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे आपकी समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इंटरलिंक करने की कोशिश करी है। तो आपको मज़ा आया है। अगर आपको ठीक लगा है कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है, किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।